बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, आज के इस लेक्चर में हम रोलन बार्थ की जो टेक्स्ट है माइथोलॉजीज़ उसके मतलब हम बात करेंगे। तो बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू टॉक अ फ्यू थिंग्स अबाउट रोलन बार्थ। तो पहली बात ये देखिए, उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है नोट्स के अंदर कि अ ब्रिज बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, यानी सबसे ज़्यादा इसकी अहमियत इस हवाले से होती है कि ही स्टार्टेड हिज जर्नी as a structuralist and then he discarded structuralist and he became a post structuralist। तो इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि स्ट्रक्चरलिज्म से ये आगाज़ करता है अपने करियर का, और उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म को या तो यानी हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्कार्ड कर देता है, बल्कि वो स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर बिल्ड अपान करके डेवलप करके पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर वो फिर अपनी यानी खिदमात पेश करता है। तो इस लिहाज से ये इसकी खूबी है। तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली बताऊंगा। देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर अगर बुनियादी अपने फ़र्क समझ लेना, तो आप याद रखिएगा कि स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है, यानी स्ट्रक्चर इज़ ऑलरेडी देयर और हम उस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मिसाल जहाँ तक पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात है, तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर स्ट्रक्चर आपके पास नहीं होता। स्ट्रक्चर आपके पास होता है, आप स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डिसमेंटल करते हैं और फिर उसके बाद जो मर्जी आप बना लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि आपके पास एक फ़र्ज़ करें बेड है, यू हैव अ बेड एंड बेड इज़ अ स्ट्रक्चर। तो आप जो होता है ना कि यानी यू डीकंस्ट्रक्ट द बेड, आप यू ब्रेक द बेड इनटू पीसेस, और उसके बाद आप पे डिपेंड करता है बेड का आप सोफ़ा बना लें, आप उसकी चेयर बना लें, आप कुछ भी बना लें। तो ये बुनियादी तौर पे जो होता है ना कि इसकी यानी स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के हवाले से बात है। चूँकि हमारा जो लेक्चर है इसके ऊपर डिटेल नहीं होगा, हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे। चूँकि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो फिर हमारा लेक्चर अननेसेसरीली जो है ना तवील हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये किताब है जोनाथन केलर ने लिखी है। जोनाथन केलर की किताब है वेरी शार्ट इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी थियरी। आपको लाजमी ये किताब पढ़नी भी चाहिए, छोटी सी किताब है और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी हुई है। उस किताब में वो कहता है, जोनाथन केलर कहता है इसके बारे में, जोनाथन केलर पुट्स इट फेमस फॉर कॉन्ट्राडिक्टरी रीजंस, ठीक है। एंड जोनाथन केलर जो होता है वो रोलन बार्थ के बारे में कहता है कि फेमस फॉर कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन, यानी इसके जो आइडियाज़ है ना बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ठीक है। यानी एक तरफ ये और बात करता है, दूसरी तरफ और बात करता है। जैसे मिसाल के तौर पे इसकी किताब है द डेथ ऑफ द ऑथर, उस हवाले से इसको ज़्यादातर ये डिस्कस किया गया हुआ है। तो लेकिन चूँकि हमारे ये मौजू नहीं है, हम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम इसके बाद डायरेक्टली आते हैं अपने मौजू के ऊपर। अपने जो हमने टॉपिक करना है वो है मैथोलॉजीज़। मैथोलॉजीज़ जो हमने आज सेलेक्ट की है उसको पढ़ने के लिए, तो ये मैंने इंट्रोडक्शन मैंने उसी किताब से लिया है, नॉल्टन एंटोलॉजी ऑफ लिटरेरी थियरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो इसको हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर हम इसकी की टर्म्स पढ़ेंगे। की टर्म्स को पढ़ने के बाद हम इसका फिर टेक्स्ट का जहाँ तक मुमकिन हो सका हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चूँकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे लेक्चर्स का बुनियादी जो हदफ है, बुनियादी जो मेरा मकसद है वो ये है कि आप लोगों को और ख़ुद भी टेक्स्ट पढ़ी जाए और टेक्स्ट को प्रमोट किया जाए और टेक्स्ट पढ़ने और पढ़ाने की आदत को इसको फ़रोग़ दिया जाए। अच्छा, चले जी। Ball's third project in the mid-1950s, a different yet again, was a series of short occasional pieces later published as mythologies। यानी 1957 के अंदर ये लिखी गई थी, और ये क्या था, इन दीज एसेज, यानी आप ये कह सकते हैं कि एज फार एज द बुक mythologies is concerned, it is actually a collection of the different essays that are written by Roland Barthes। तो पहली बात तो ये होगी कि ये collection of essay है। In these essays of which we give one example, Barthes does a kind of Marxian semiology of mass culture and everyday life। देखिए, ये बातें बड़ी समझने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, कि बार्थ एक काम करता है। बार्थ क्या काम करता है कि यानी मार्क्सियन सीमियोलॉजी। अब ये टर्म को हमें समझना ज़रूरी होगा। सबसे पहले आ गया एक लफ्ज़ आता है, पहला वर्ड है मार्क्सियन, दूसरा है सीमियोलॉजी, ठीक है। तो मैं पहले कोशिश करूँगा दूसरे लफ्ज़ को बयान कर। देखो, सीमियोलॉजी जो होता है ना, सीमियोलॉजी या सीमियोटिक्स जो होता है, ये दिस इज़ अ स्टडी ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स एंड इन ऑर्डर टू नो हाउ दे क्रिएट डिफरेंट मीनिंग्स। यानी मुख्तलिफ साइंस और सिंबल की हम स्टडी करते हैं सीमियोलॉजी में, सीमियोटिक्स के अंदर। इनमें डिफरेंस भी होता है, लेकिन मैं इसको एक बिल्कुल सादा सा आपको समझा रहा हूँ, ठीक है,
कि जिसके ज़रिए क्या किया जाता है कि साइंस और सिंबल्स को पढ़ा जाता है, उनकी स्टडी की जाती है, और ये स्टडी किया जाता है कि किस तरह जो साइन एंड सिंबल्स हैं वो मीनिंग को क्रिएट करने में मदद देते हैं। इस हवाले से देखें जो फर्डिनांड डी सशोर है उसने भी नज़रिया दिया था अपना स्ट्रक्चरलिज्म का, साइन है, सिग्निफायर है, सिग्निफाइड है, तो उस के हवाले से बात की जा सकती है। ठीक है, तो यानी सेमियोलॉजी की आपको समझ आ गई होगी। दूसरा था मार्क्सिन। मार्क्सिन का मतलब क्या होता है कि बेस्ड ऑन दी राइटिंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स। ठीक है, अब देखिए कार्ल मार्क्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। याद रखें कार्ल मार्क्स का जो यानी कार्ल मार्क्स लिटरेरी राइटर तो नहीं था, वो तो ज़ाहिर है कि इकोनॉमिक्स का माहिर था, एक यानी जिसने डास कैपिटल लिखा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, लेकिन उसके जो आइडियाज़ थे ना उसने, याद रखें कि यानी किसी बड़े से बड़ा जो फिलासफ़र है, बड़े से बड़ा जो एक थिंकर है या क्रिटिकल थियरिस्ट है, वो उसकी सोच से लाजमी यानी इन्फ्लुएंस लाजमी हुआ है। तो अगर हम इसके बारे में रोलैंड बार्थ के बारे में बात करें तो रोलैंड बार्थ पे जो था ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिस्ट आइडियालॉजी। तो ये लोगों ने क्या किया कि मार्क्स के जो आइडियाज़ थे उन्होंने अपने अपने समझने के हवाले से अप्लाई किया, यानी आइडियाज़ मार्क्स से लिए, लेकिन मार्क्स के आइडियाज़ को फॉर एग्जांपल किसी ने हिस्ट्री पे अप्लाई कर दिया, किसी ने लिटरेचर पे कर दिया, किसी ने साइकोलॉजी पे कर दिया, किसी ने फ़िलासफ़ी पे, किसी ने सोशियोलॉजी पे। तो ये होता है। तो जब मैंने मार्क्स ये लिखा हुआ है कि मार्क्सियन सेमियोलॉजी ये क्या कहती है, ये कहते हैं कि हाउ कल्चरल प्रैक्टिसेस कन्वे एंड रीइंफोर्स क्लास बेस्ड आइडियोलॉजी। देखिए कार्ल मार्क्स के यहाँ आपको पता है दो क्लासेस है, एक हैव क्लास, एक हैव नॉट है। ठीक है, तो ये इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि कल्चरल प्रैक्टिसेस। अब कल्चरल प्रैक्टिस क्या हो सकती हैं, ठीक है, हमारे जो डिफरेंट किस्म की रिचुअल्स हो सकती हैं, हमारे डिफरेंट किस्म की प्रैक्टिस हो सकती हैं, हमारे डिफरेंट किस्म के जैसे कि आप टीवी, फोटोग्राफी, मूवीज़, ये वगैरह वगैरह सारी चीज़ें कल्चरल प्रैक्टिस होती हैं ना। तो मार्क्सियन सेमियोलॉजी ये एनालिसिस करने की कोशिश करती है कि किस तरह से ये जो चीज़ें हैं, ये जो कल्चरल प्रैक्टिस है, किस तरीके के साथ एक क्लास बेस्ड आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही है। जब यानी कि मार्क्सिस्ट जो होता है एक इस साइड वो जब इस चीज़ का एनालिसिस करे तो इस तरीके से करे। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, एग्जांपल के तौर पे देखें। एग्जांपल लीजिए कि जैसे कि हम पाकिस्तान में देखते हैं या दूसरी हम दुनिया में भी देखते हैं कि जब कोई टीवी में ऐड आता है या इवन आप जो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जो एड्स आते हैं, फॉर एग्जांपल लक्स एक सोप है, ठीक है, अब लक्स का ऐड आता है तो क्या किया जाता है, लक्स के ऐड को बाकायदा जो है ना किसी यानी फीमेल को शावर यानी लेते हुए लक्स का ऐड दिया जाता है, या इस तरह जो कॉस्मेटिक्स के एड्स आते हैं, ठीक है। तो आपने देखा ना, तो ये सारे के सारे क्या चीज़ें करते हैं, ये क्लास बेस्ड आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। यानी मिसाल के तौर पर जैसे देखिए हमें एडवर्टीज़मेंट इस तरीके से दिखाए जाते हैं, उनको इतना अट्रैक्टिव बना के दिखाया जाता है कि हम जो था ना कि बाज़ का तो ऐसा होता है कि हम बिला ज़रूरत चीज़ों को ख़रीद भी लेते हैं। आपने देखा होगा कि अब अगर कोई ये जो ब्रांड के कोई कपड़े हैं, कोई जूते हैं या वैसे कोई चीज़ें होती हैं, तो बड़े सेलिब्रिटीज़ लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आके तो फिर उसको जो है वो एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं, हमारा जो जहन साजी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी ये इस लिहाज से बहुत अहम है। अगर हम इससे ऐसे की बात करेंगे ना, आज की माइथोलॉजीज़ की बात करेंगे, तो इस हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि ये हमें जो था ना ये प्रोवोक करेगा, हमें इनकरेज करेगा कि दैट वी नीड टू लुक बियॉन्ड व्हाट इज़ अपेरेंट, ठीक है, कि ज़ाहिर जो चीज़ नज़र आ रही है, ज़ाहिर से पीछे हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए कि उसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है, ये हमें यानी बताएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया कि बात दस द काइंड ऑफ मार्क्सियन सेमियोलॉजी ऑफ मैस कल्चर एंड एवरीडे लाइफ। हिज प्रोजेक्ट इज़ टू शो हाउ मैस कल्चर इज़ सैचुरेटेड विद आइडियोलॉजिकल प्रोपोजिशंस। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में कि आइडियोलॉजिकल प्रोपोजिशन के प्रेजेंटेड एज इफ दे वर नेचुरल एंड सेल्फ एविडेंट, द रिजल्ट इन मैनी वेज एंटिसिपेट्स व्हाट टू बी कॉल्ड कल्चरल स्टडीज़, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ते हैं। बात कंबाइन अ शार्प आई फॉर द सोशल लाइफ साइंस, ठीक है। अच्छा देखें, इसमें मतलब अगर कोर आइडियाज़ पैराग्राफ का पढ़े ना, तो कोर आइडिया ये होगा कि देयर आर सम सर्टन थिंग, देयर आर सम सर्टन प्रैक्टिसेस दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड, we consider them to be natural, we consider them to be natural, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम जिस माशरे में पैदा होते हैं ना, देखिए याद रखें इंट्रोडक्शन बड़ा ज़रूरी है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं ना, ये आमतौर पर इनका ये मौक़िफ़ होता है कि जो लैंग्वेज होती है, जो ज़ुबान होती है ना, ठीक है, लैंग्वेज इज़ अ कैरियर ऑफ आइडियोलॉजी, यानी कैरियर CARRIER कैरियर के लैंग्वेज क्या करती है, हमारी आइडियोलॉजी का कैरी। अब आइडियोलॉजी वो चीज़ होती है कि जब हम पैदा होने से पहले मौजूद होती है, बिफोर वी कम इनटू द वर्ल्ड, तो आइडियोलॉजी ऑलवेज इज़ ऑलरेडी देयर, ठीक है।
आपको मैं मिसाल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर हम एक सोसाइटी में पैदा होते हैं, ओके। अब हम जब बड़े हो रहे होते हैं, व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, तो हमें अपने इंसानों से, ह्यूमन बींग से इंटरेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए यकीनन हमें ज़बान की ज़रूरत होती है, हमें ज़बान सीखनी पड़ती है। तो जब हम ज़बान सीखते हैं ना, तो असल में हम ज़बान ही नहीं सीख रहे होते, बल्कि उस सोसाइटी के जो सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको आपस अंदर इंटरनलाइज करते करते जाते हैं, और एक वक्त आता है कि हम उनको इस हद तक इंटरनलाइज कर चुके होते हैं कि हम उनको नेचुरल मानते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि अब आपको एग्जांपल मैं देता हूँ, तो फिर आइडियालॉजी याद है कि इट वेरीज फ्राम सोसाइटी टू सोसाइटी, ठीक है ना। आइडियालॉजी तब्दील भी होती है, आइडियालॉजी रहती लाजमी है लेकिन वो तब्दील लाजमी होती है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। जैसे देखिए, अब हम जब जिस सोसाइटी में हम पैदा हुए हैं, ठीक है, अब हम जब जिस घर में पैदा होते हैं, हमें एक ख़ास किस्म के मज़हब की, ख़ास किस्म के फ़िरके की तरवीज की जाती है, और फिर वही जो मज़हब, वही फ़िरका, वही जो हमारी पॉलिटिकल आइडियालॉजी, तो उसे हम स्कूलों में पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ तक को पढ़ाया जाता है, फिर मीडिया के ज़रिए उसे फैलाया जाता है, तो हम उस आइडियालॉजी को इंटरनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये बात होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर ये कहेंगे, ठीक है, कि जो अगर ख़वातीन के बारे में बात करेंगे, अब ये एक आइडियालॉजी देखें ना, पहले ज़माने में, इससे पहले हम देखें तो आइडियालॉजी एग्जिस्ट करती थी कि फ़ीमेल जो होती है उनको तालीम नहीं देनी चाहिए। तो ये आइडियालॉजी पहले नेचुरल समझा जाता था कि फ़ीमेल्स को नहीं तालीम देनी चाहिए, को एजुकेशन तो बिल्कुल गलत समझा जाता था। लेकिन आज अब देखें, आज ये चेंज हो गया, तो इसका मतलब आइडियालॉजी ये चेंज होती है अब टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये बात है। तो अब ये रोलन बाल्थ की खूबी है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये हमें मोटिवेट करता है, ये हमें इनकरेज करता है कि वी हैव टू लुक बियॉन्ड व्हाट इज़ अपेरेंटली विजिबल। जो हमें ज़ाहिर नज़र आ रहा होता है, हम उससे इतना ज़्यादा मरूब ना हो, उतना ज़्यादा फैसिनेट, बल्कि चीज़ों के अंदर यानी जाने की कोशिश करें, चीज़ों का एक सही इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करें। तो ये हम इस तरीके से बताएगा, यानी हमें ये बताएगा कि जितनी सिंपल सादा सादा चीज़ें होती हैं जिनको हम टेक फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं, उनके पीछे भी छुपे हुए मीनिंग होते हैं, उनके पीछे भी हिडन मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो ये होता है मार्क्सियन सीमियोलॉजी, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब आगे इसके बाद चलते हैं, हम इसकी की टर्म्स है थोड़ी सी, फिर इसके बाद हम उसके टेक्स्ट के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये स्टूडेंट्स, ये उसके एसेज हैं, माइथोलॉजीज़ है, द डेथ ऑफ द ऑथर है, आगे द रियलिटी ऑफ इफेक्ट, ठीक है। इसको हम नहीं जाएंगे, हम ये जो ऊपर वाले जो हमारे की टर्म्स हैं इनको हम करने की कोशिश करेंगे। तो चले स्टूडेंट्स, हम इसको देख रहे हैं कि कल्चरल स्टडीज़ क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, डिफरेंट जो कल्चरल प्रैक्टिस होती हैं ना, प्रैक्टिसेस जो होती हैं, उनके स्टडी को हम कल्चरल स्टडीज़ कहते हैं। मैं इसको बिल्कुल सादा डिफ़ाइन कर रहा हूँ, मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड वे में डिफ़ाइन करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूँगा, चूँकि फिर ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाएगा। जैसे कल्चरल प्रैक्टिस क्या होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमारी शादी की रस्मात हैं, हमारे उठने के तरीके, बोलने के तरीके, बैठने के तरीके, उठने के तरीके, खाने के आदाब, ये सारी चीज़ें कल्चरल प्रैक्टिस होती हैं, ठीक है। इनका जब हम मुतालिया करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, कल्चरल स्टडीज़ में फिर हम इसकी स्टडीज़ करते हैं। आइडियालॉजी क्या थे? आइडियालॉजी बहुत अहम चीज़ है, देखें, क्योंकि ये जितने भी कार्ल मार्क्स से इन्फ्लुएंस मुतासिर लोग हैं, ये सारे के सारे आइडियालॉजी के बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। अब आइडियालॉजी क्या होती है कि आइडियालॉजी वो सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं जिनको हम नेचुरलाइज कर देते हैं, जिनको हम इंटरनलाइज कर लेते हैं, जिनको हम जो है टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि लैंग्वेज को होते हैं वो सोर्स ऑफ आइडियालॉजी होते हैं। जब हम लैंग्वेज सीखते हैं तो असल में लैंग्वेज ही नहीं सीख रहे होते, बल्कि उस लैंग्वेज के अंदर उसके कल्चर के जो सोशल स्ट्रक्चर और कल्चरल स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम उनको सीख रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमें लैंग्वेज सिखाती है ना कि फ़लाँ बुरा है, फ़लाँ अच्छा है, हमें लैंग्वेज ही सिखाती है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, हमें लैंग्वेज ही सिखाती है कि किस मौके पे क्या बिहेव करना है, क्या नहीं करना। तो ये आइडियालॉजी। इंस्टीट्यूशनल स्टडीज़ क्या होती हैं कि इसमें हम डिफरेंट इदारों का मुतालिया करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट इदारे क्या होते हैं कि हर सोसाइटी की एक आइडियालॉजी होती है, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, कोई भी मुल्क दुनिया को, हर मुल्क की एक आइडियालॉजी होती है। अब वो आइडियालॉजी की तरवीज कैसे करेंगे, आइडियालॉजी के दुनिया में फैलाएंगे कैसे, लोगों के ज़हन में मुंतकिल कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ बड़ी एक अहम बात है, इसमें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होती है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? उस आइडियालॉजी को इदारों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, एड्स के ज़रिए, फोटोग्राफी के ज़रिए, मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए क्या किया, लोगों के ज़हन में मुंतकिल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, तो हम नज़रिया पाकिस्तान जो हमारी आइडियालॉजी है हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह अमेरिका में और होगी, बरतानिया में और होगी, हिंदुस्तान में और होगी। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? असल में इंस्टीट्यूशन उस आइडियालॉजी को यानी डिसमिनेट कर रहे होते हैं, उसको लोगों के ज़हन में मुंतकिल कर रहे होते हैं। यहाँ में दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। इसी ने कहा था, इसी का एक नज़रिया है, इसी के इसके की वर्ड्स है। तो एक होता है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस, एक होता है रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस, ठीक है। देखिए, अगर आप किसी स्टेट की आइडियालॉजी से एग्री, आप
स्टेट अपनी आइडियालॉजी के फैलाने के लिए आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस यूज़ करेगी ना, मीडिया का, तलीमी इदारों का यानी इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए लोगों के जहनों में आइडियोलॉजी मुंतकिल की जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, दूसरा होगा डिप्रेसिव स्टेट अपरेटस के अगर हम उस आइडियोलॉजी से खिलाफ जाएंगे तो हमें उसके लिए सजा जजा का भी कंसेप्ट होगा। ठीक है, और हर स्टेट में ऐसा होता है। तो ये होता है इंस्टीट्यूशन स्टडीज़ के, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन का मुताला करना कि किस तरीके के साथ वो आइडियोलॉजी की तरवीज के अंदर यानी आगे फैलाते हैं। ठीक है, मीडिया हो गया, मीडिया भी उसी में, पॉपुलर कल्चर हो गया, प्रिंट कल्चर, रिप्रेजेंटेशन, सेमियोटिक्स मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखिए ये बच्चों ये चीज़ होती है, बड़ी अहम होती है कि इन की टर्म्स को अगर हम समझ लेंगे तो आगे हमारे लिए इसकी टेक्स्ट को समझना मुश्किल नहीं होगा। तो अब आगे हम इसकी टेक्स्ट के ऊपर डायरेक्टली चलते हैं। तो मैंने साथ साथ में इसके नोट्स भी बनाए हैं, साथ साथ मैंने काफ़ी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इसको चलिए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं टेक्स्ट को। अच्छा जी, ये एक टाइटल लिखा है फ्राम मैथोलॉजीज़। अब मैथोलॉजीज़ जो होता है ये ट्रांसलेट किसने किया है, ये देखें, ज़ाहिर है क्योंकि एक फ़्रेंच टाइटल था ना, तो फ़्रेंच टाइटल तो फ्रेंच ज़बान में लिखेगा, इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट बाय एनिट लेवर्स, ये इसने ट्रांसलेट से किया है। ठीक है, ये पहली बात ये होगी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आगे हम आते हैं, वो कहते हैं कि यानी स्टार्ट कहाँ से लेता है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि जो कल्चरल प्रैक्टिस है ना हमारी, जैसे फोटोग्राफी होती है, खाने की आदत होती हैं, उठने के, बैठने के, बोलने के, ये सारी की सारी कल्चरल प्रैक्टिस होती हैं। तो यानी इसमें अगर कोर आइडिया आप देखेंगे ना इसका, सारे के सारे इसका जो टेक्स्ट का वो कोर आइडिया ये बनता है कि ये जो सारी की सारी चीज़ें ना, ये सिंबल जो साइंस हैं या जो, ठीक है, ये किस तरह से अपने अंदर एक डीपर मीनिंग को कंटेन करते हैं, डीपर मीनिंग को अपने अंदर रखते हैं। ठीक है, अब डीपर मीनिंग तो होता है, जैसे मिसाल के तौर पे कि आप एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ये जो रोज़ होता है, रोज़, ठीक है, अब एक रोज़ अगर किसी को दे दिया जाए, ठीक है, अब एक रोज़ है मिसाल के तौर पे, अब अगर एक यानी आदमी, एक इंसान क्या करता है, वो रोज़ पकड़ता है और रोज़ पकड़ के दूसरे एक लड़के को दे देता है, इसका मीनिंग और होगा। लेकिन अगर वही रोज़ जो होगा अगर किसी खातून को दे दिया जाएगा तो उसका मीनिंग बिल्कुल तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसका मीनिंग बिल्कुल। ठीक है, ये मिसाल के तौर पर समझ लीजिए। देखिए वो कहते हैं सम कैंडिडेट्स फॉर पार्लियामेंट एडोन देयर इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स विद द पोर्ट्रेट्स। ठीक है, अब यहाँ वो बताता है कि देखिए इलेक्शन की कंपेन को, इलेक्शन के मतलब वो बात करेगा और अपनी बात के आइडिया को दे, कहते हैं दिस प्रीसपोजेस दैट फोटोग्राफी हैज़ अ पावर टू कन्वर्ट विच मस्ट बी एनालाइज्ड। ठीक है, तो पावर ऑफ फोटोग्राफी, या फोटोग्राफी जो होता है आमतौर पर हम सिंपल समझते हैं कि जब देखिए इलेक्शन हो रहे होते हैं तो तस्वीरें बन रही होती हैं, फ़ोटोग्राफ्स बन रही होती हैं, सेल्फीज़ बन रही होती हैं, और आज के ज़माने में तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये वो, ठीक है ना। तो इसमें क्या असल में फ़ोटोग्राफी के बारे में वो रोलन बात बोला कि फ़ोटोग्राफी एक न्यूट्रल फिनोमिना नहीं है कि जैसे एक फ़ोटो बना ली और फ़ोटो बना के हम उसके ऐड कर दिया, बल्कि इसके अंदर एक डीपर मीनिंग होते हैं। ठीक है, वो कल्चरल मीनिंग होते हैं और डीपर मीनिंग को एनालाइज हमें करने की ज़रूरत है, ये कह रहा है। टू स्टार्ट विद, जैसे कि कहते हैं हम स्टार्ट करते हैं, द एफईजी इज़ ऑफ अ कैंडिडेट इस्टेब्लिशेज अ पर्सनल लिंक बिटवीन हिम एंड द वोटर। ठीक है, एफईजी जो होते हैं ना, एफईजी जिसमें वो कपड़े का बना के इसके अंदर वो यानी किसी का मुजस्मा से कपड़े का बना के ना, ठीक है, तो वो क्या कहता है, वो कहते हैं कि इसके अंदर वोटर के दरमियान बड़ा लिंक इस्टेब्लिश करती है। द कैंडिडेट डज नॉट ओनली ऑफर अ प्रोग्राम फॉर जजमेंट्स, ही सजेस्ट अ फिजिकल क्लाइमेट, सेट ऑफ डेली चॉइसेस एक्सप्रेस्ड इन द मॉर्फोलॉजी, अ वे ऑफ ड्रेसिंग, पोस्चर। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि लिंक अप बिटवीन द कैंडिडेट एंड द वोटर, यानी जिस तरीके के साथ द वे दैट द पिक्चर्स आर कैप्चर्ड, द वे दैट द फोटोग्राफ्स आर मेड, तो वो असल में हमारे अंदर हमारे ऊपर एक इन्फ्लुएंस छोड़ती हैं। हम उससे क्या होते हैं, हम उससे मरूब होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर कि अगर आप अपने शहरों में देखें तो जिस तरह डिफरेंट सियासतदान होते हैं तो किस तरीके के साथ वो मतलब फ़ोटो बनवा रहे होते हैं, और फ़ोटो बनवाने का फ़ोटो का एक मकसद होता है, इससे डीपर मीनिंग होता है। डीपर मीनिंग क्या होता है कि वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना, और बाज़ का इस तरीके के साथ फ़ोटो बनवाई जाती हैं कि जो देखने वाला व्यूअर होता है या जो वोटर होता है वो उसकी सिर्फ फ़ोटो के ऊपर ही यानी फैसिनेट हो जाता है, उससे मरूब हो जाता है, और उसके जो डीपर मीनिंग है वो वहाँ तलाश नहीं कर सकता। पाकिस्तान के हवाले से तो ये बात आप ज़्यादा समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी ममालिक के हवाले से भी ऐसा होता है कि इन तस्वीर के ज़रिए जो होता है किस तरह लोगों को यानी उनको जो था ना एक लिहाज से आप चीट कह लें, आप कुछ भी कह लें, यानी उनको जो था रियलिटी से दूर रखा जाता है, एक आर्टिफिशियल रियलिटी कंस्ट्रक्ट कर दी जाती है। अब आगे देखिए बच्चों, ये आगे फोटोग्राफी 10 टेंड्स टू डिस्टोल द पैटर्नलिस्टिक नेचर ऑफ इलेक्शन। देखिए अब पैटर्नलिस्टिक का मतलब क्या होता है, नेचर ऑफ इलेक्शन। अब इसमें देखिए मिसाल के तौर पे कि इसमें ये देखिए राइट और लेफ्ट का ज़रा समझ लीजिए। पहले राइट का मतलब क्या होता है पॉलिटिक्स के अंदर कंजर्वेटिव, और लेफ्ट का प्रोग्रेसिव, यानी जो कंजर्वेटिव होते हैं ना, जो
ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो राइटिस्ट कहलाते हैं, और जो लेफ्टिस्ट होते हैं वो होते हैं जो प्रोग्रेसिव, जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले तो प्रोग्रेसिव होते हैं। अब वो कहते हैं कि यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि जो राइट के जो लोग होते हैं, राइट मतलब कंजर्वेटिव जो पार्टीज के जो लोग होते हैं, ओके, वो अपनी तस्वीरें ऐसे बनाते हैं जैसे पैटर्नलिस्टिक नेचर ऑफ इलेक्शन नज़र है। पैटर्नलिस्टिक नेचर का मतलब होता है कि उनका इमेज ऐसे नज़र आता है, यानी एक्चुअली द इमेज ऑफ देयर्स इज प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट दे अपीयर टू बी अ फादर लाइक फिगर, यानी ऐसे हमें नज़र आता है जैसे कि एक वालिद की तरह का नज़र आता है फिगर। अब जैसे मिसाल आपको मैं देता हूँ, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिएगा कि कोई हमारे पाकिस्तान में अगर हम एग्जांपल ले कि कोई सियासतदान क्या करता है, सियासतदान अपनी पिक्चर बनवाता है, पिक्चर ऐसे बनाता है किसी छोटी बच्ची को, 9वीं 10वीं की बच्ची जो होती है उसके सर पे हाथ रख देता है। अब सर पे हाथ रखने का मतलब क्या होता है, असल में सर पे हाथ रखा, इसका मतलब ये होता है कि यानी वो जो पॉलिटिशियन होता है वो बड़ी पैटर्नलिस्टिक एक फादर फिगर है, फादरली फिगर है, ठीक है, यानी वो इस तरह अपनी आवाम की बच्चियों की केयर करेगा जिस तरीके के साथ यानी एक फादर करता है। तो यहाँ से देखें डीपर मीनिंग आ गया ना, अगर आप इसको देखने की कोशिश करें। या जैसे मिसाल के तौर पे आप मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जैसे आप ये एग्जांपल लीजिएगा कि क्या कहते हैं, बाज़ का क्या किया जाता है कि अगर जो कुछ सियासतदान होते हैं ना किसी खास इलाके में जाते हैं, जैसे कि किसी देहात में जाते हैं या किसी खास एरिया में जाते हैं, तो वो अपने देहात का जो कल्चरल ड्रेस होता है या पगड़ी वगैरह होती है वो उसके सर पे बांध देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि डीपर कल्चरल सिग्निफिकेंसेस की होती है। तो ये होता है पैटर्नलिस्टिक का वो लोग, ठीक है। अब आगे दो फ्रेजेस बड़े अहम हैं, ठीक है, इन एज मच एज फोटोग्राफी इज एन एलिप्सिस ऑफ लैंग्वेज, एलिप्स ऑफ लैंग्वेज एंड कंडेंसेशन ऑफ एन इनएफेबल सोशल होल, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये याद रखें कि जो कहते हैं ना कि एक पिक्चर जो होती है ना, ठीक है, वो हज़ारों लाखों लफ्ज़ों से ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है कि व्हाट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन 100 and 1000 ऑफ वर्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ पिक्चर, ठीक है। तो पिक्चर हमारे ऊपर इफेक्ट। अब ये देखें दो फ्रेजेस हम एक्सप्लेन करने हैं कि एलिप्स ऑफ लैंग्वेज क्या होता है और कंडेंसेशन क्या होता है, ये जो हमने देखना है। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए एलिप्सिस जो होता है ना, एलिप्सिस एक टर्म होती है, ठीक है, हम लिंग्विस्टिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं। देखें जब हम उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो हम आम तौर पे हर बाज़ का लफ्ज़ों को हदफ कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका मीनिंग बिल्कुल वाज़ेह होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि आई वांट टू हेल्प यू बट, अब बट के आगे मैंने 3 डॉट्स लगाए हैं, ये एलिप्सिस की एग्जांपल होती है, ठीक है। बट का मतलब मैं यानी जो सुनने वाला होगा ना उसे पता होगा जो जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर कि मैं किसी ऐसे शख्स से मिलता हूँ, ठीक है, जो कि नॉन सीरियस है, गैर जिम्मेदार है, मुझे बोलता है कि मेरी हेल्प करो, तो मैं बोलता हूँ आई वांट टू हेल्प यू बट, बट मतलब उसका मीनिंग क्या हो गया कि यानी बट जो था ना, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी, यू आर नॉट सीरियस, ऐसे। इस तरह आप देखें बटन कहानी है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, तो उसमें देखें नॉर्मा कहती है मिस्टर स्टूवर्ट से, यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव। अब बिलीव के बाद क्या लगा है, डैश लगा देना या इसके बाद 3 डॉट्स लगा दिए, तो ये भी एलिप्सिस की एग्जांपल है, यानी वो कह रही है कि यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव दैट वी वुड एक्सेप्ट योर ऑफर, ठीक है, ये एलिप्सिस होती है। अब एलिप्सिस ऑफ लैंग्वेज क्या होती है, जो कि इसने रोलन बार्थ ने इस्तेमाल किया है, ये होता है फोटोग्राफी कैन कम्युनिकेट मीनिंग विदाउट नीडिंग वर्ड्स, ठीक है। एंड जिस तरह हम एलिप्सिस के अंदर वर्ड्स को ज़रूरत नहीं हमें होती, हम कम वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, इस तरह क्या होता है फोटोग्राफी क्या होता है, फोटोग्राफी असल में एलिप्सिस ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है। वो कैसे है कि ये हमें इस तरीके से कम्युनिकेट आइडियाज़ करती है कि इसके वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, वर्ड्स को अब आपके सामने अगर पिक्चर लगा दी जाए, मिसाल के तौर पे कि अगर हमने ये शो करना हो, कोई गरीब है कोई अमीर है, तो उसकी पिक्चर अगर लगा दी जाए, ठीक है, तो ये देखें कि वर्ड्स को यूज़ किए बगैर आपको जो है ना मीनिंग का आपको कन्वे करेगी, ठीक है। अब कंडेंसेशन ऑफ द इनएफेबल सोशल होल, कंडेंसेशन का मतलब होता है कंप्रेस कर देना किसी चीज़ को, ठीक है। इनएफेबल का मतलब जो बड़ी कम्प्लेक्स चीज़ होती है। इमेजेस क्या करते हैं, इमेजेस कैन कैप्चर कम्प्लेक्स सोशल और मॉरल वैल्यूज विदाउट नीडिंग देम टू एक्सप्लेन देम इन डिटेल, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे यानी ये फोटोग्राफी करती क्या है, फोटोग्राफी जो होता है ना कि असल में पूरा आइडिया होता है, पूरी तारीख होती है, पूरी एक हिस्ट्री होती है, ठीक है, पूरी कल्चरल प्रैक्टिस होती हैं, जिनको हम अगर लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो माइट भी हम एक पूरी किताब लिखने लग पड़े, ठीक है। लेकिन इमेज के अंदर क्या किया जाता है कि उसको एक्सप्लेन किया, उसको बगैर वर्ड्स के नीड के हम एक्सप्लेन करते हैं। ये कंडेंसेशन ऑफ द इनएफेबल सोशल होल, यानी हमारी सोसाइटी का जो मजमूई होता है, होल होता है, जिसको हम वैसे नहीं डिस्क्राइब कर सकते, उस इमेज के जरिए डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए द इमेज ऑफ स्टैचू ऑफ जस्टिस। अब इमेज ऑफ स्टैचू ऑफ जस्टिस क्या होता है कि देखें ना, एक इमेज बना हुआ है, ठीक है, स्टैचू है, जस्टिस है, तो जस्टिस के ऊपर क्या है, एक उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी होती है, उसका मतलब ये जस्टिस अंडा होता है, यानी ये कोई अमीर गरीब किसी चीज़ को नहीं देखता। तो देखिए कैसे, इसके बाद फ्लैग का भी इमेज है, रेड कलर जो है अगर लग जाए, रेड कलर किसका सिम्बोलाइज कर, मुख्तलिफ चीज़ों को सिम्बोलाइज करता है। इसके बाद ब्लैक को देख ले, मार्टरडम को देख ले, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारे सामने, ठीक है,
कोई शहीद हो जाता है, हमारे यानी आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो शहीद हो जाते हैं, ठीक है, तो उनकी तस्वीर लगाई जाती है। तो तस्वीर जो होती है वो हमारे अंदर क्या करती हैं, एक पूरा सोशल सिनेरियो, पूरा एक पॉलिटिकल सिनेरियो वो सेट कर देते हैं कि किस तरीके के साथ उन्होंने हमारे वतन अज़ीज़ के लिए जान दी। इस तरह देखें कि रोज़री किस होता है, ये तस्बीह वगैरह जो होती है। अब तस्बीह कुछ लोगों ने पकड़ी होती है, तो तस्बीह क्या करती है, अपने अंदर एक पूरा एक रिलीजियस मीनिंग रखती है, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश की है यहाँ, तो ये इसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि यानी एलिप्स ऑफ लैंग्वेज एंड कंडेंसेशन ऑफ एन इनएफेबल सोशल होल, इट कॉन्स्टिट्यूट्स एंटी इंटेलेक्चुअल वेपन। लेकिन देखिए इसको रोलैंड बार्थ इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। रोलैंड बार्थ कह रहे हैं कि एंटी इंटेलेक्चुअल वेपन होता है। ये जो फोटोग्राफी होता है, सियासतदान इसको एक एंटी इंटेलेक्चुअल वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यानी फ़ोटोज़ के अंदर या मीडिया के अंदर इतना ज़्यादा आवाम फैसिनेट हो जाती है, इतना ज़्यादा उसके इमेजेस से जो है आवाम मरूब हो जाती है कि वो रियलिटी को बिल्कुल भूल जाती है, वो इमेज की दुनिया में रहती है। तो हम इस बात को बिल्कुल समझ सकते हैं। अब इसके हवाले से वो एग्जांपल देता है कि यानी पॉजेटिज्म, ठीक है, ये पॉजेटिज्म क्या था, पॉपुलिस्ट मूवमेंट इन फ्रांस बाय पॉजेट, ठीक है। तो वो क्या करता था, उसने इमेज ऐसे बनाया था टेलीविजन के अंदर कि लुक एट मी आई एम लाइक यू, यानी अपने आप को ऐसे इमेज बनाया कि जैसे कि वो आपकी तरह है, ठीक है। ऐसे सियासतदान करते हैं ना कि रेटोरिक इस्तेमाल करते हैं कि हम तो आपकी तरह हैं, आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं, ठीक है, आप हमारे हैं, हम आप में से हैं, ठीक है, ऐसे करते। तो असल में इन इमेजेस का मकसद क्या होता है, लोगों को अपनी तरफ यानी कायल करना, परसुएड करना लोगों को, ठीक है, इस लिहाज से। तो ये देखिए यानी क्या वो रोलैंड बार्थ बता रहे कि पावर ऑफ फोटोग्राफी होते हैं, लिंक बिटवीन द कैंडिडेट एंड द वोटर, पैटर्नलिस्टिक नेचर ऑफ इलेक्शन, एंटी इंटेलेक्चुअल वेपन, फैसिनेशन ऑफ विद द इमेज, ठीक है। आगे तक मैंने मूवमेंट के बारे में बताया। अब इसके बाद आगे स्टूडेंट देखिएगा, फिर इसको ना एलेबोरेट करता है। वो कहता है कि एंटी इंटेलेक्चुअल वेपन फर्दर एलेबोरेट, तो कैसे एलेबोरेट करता है, वो कहते हैं व्हाट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट आर नॉट हिज प्लान्स बट हिज डीप मोटिव्स, हिज फैमिली। यानी देखिए अब जब हम इमेज देखते हैं ना, आमतौर पे हम इनमें से इतना ज़्यादा इतना फैसिनेट हो जाता है कि हम उसकी जो आइडियालॉजी होती है ना, उसके पीछे जो असल प्लान, उसका मोटिव, उसके जो मतलब हम उसके पीछे नहीं जा सकते, बल्कि हम उसकी तस्वीर से ही फैसिनेट हो के हम उसी में पड़े रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा लीडर है, ये कैसे नज़र आता है, कैसे वो बात करता है, वो चलता कैसे है, दिखता कैसे है। तो यानी ये चीज़ों में इंसान पड़े रहते हैं और उसकी ये नहीं देखते कि मतलब लीडर के पास आइडियालॉजी क्या है, लीडर के पास टीम क्या है, लीडर के पास जो होता है ना कि मतलब फ्यूचर को बिल्ड करने का उसके पास एक प्रोग्राम क्या है, ठीक है। इस बारे में हम नहीं देखते, बल्कि क्या करते हैं, हम उसकी सिर्फ तस्वीरों से हम फैसिनेट हो जाते हैं, ठीक है। ये आमतौर पे बात, तो ये उसने एलेबोरेट किया। अब इसके बाद क्या बताता है, फोटोग्राफ्स आर ऑल द बोर्जवा आइडियालॉजी। देखिए बोर्जवा आइडियालॉजी, फिर ये देखें ये मार्क्स की बात हो रही है, ठीक है। अब मैं तो थोड़ा सा आइडियालॉजी को एक्सप्लेन करूँ। आइडियालॉजी क्या होता है, व्हाट वी कंसिडर एज नेचुरल, ठीक है, वाइल इट इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। यानी मिसाल के तौर पे कि देखें, अब हम कहते हैं कि गुर्बत जो होता है ना वो यानी खुदा की तरफ से है, कि यानी लोग अगर गरीब है तो खुदा की तरफ से है, ठीक है, अमीर है खुदा की तरफ से है। लेकिन ये जो हैं मार्क्सिस्ट होते हैं, मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि अगर कोई बंदा गरीब है ना तो उसकी ये वो गरीब क्यों है, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे कि अगर अल्लाह ताला की बात की जाए, अल्लाह ताला ने धूप है, सन, ये सूरज की रोशनी है, वो तो सबके लिए पैदा की है ना, ठीक है। अब अगर एक इंसान एक बड़ी सी कोठी बना के इतना सी वो बैठ जाए, तो जो गरीब लोग होंगे मोहल्ले के, उनके घर धूप ना आए, तो इसका मतलब है यहाँ अल्लाह ताला ने तो नहीं कहा ना, ठीक है, बल्कि क्या किया कि इंसानों ने उसके रास्ते में रुकावट डाली अल्लाह ताला की नेमत के, ठीक है। तो ये मसला बनाते कि तो हम उसे क्या करते हैं, आमतौर पर फिर आइडियालॉजी को नेचुरल समझ जाते हैं। हम ये कहते हैं गुर्बत खुदा की तरफ से है, ये है या वो है, हम चीज़ें कहते हैं, ठीक है। तो अब ये कहते हैं, इसी हवाले से कहते हैं कि यानी फोटोग्राफर बोर्जवा आइडियालॉजी का बोर्जवा पता क्या होता है। देखिए बोर्जवा अगर हम मार्क्स को पढ़ें, कार्ल मार्क्स की थाट के अंदर बोर्जवा वो क्लास होती है जो कि एक अमीर क्लास होती है, जो हैव क्लास होती है। तो हमारी जो तस्वीर होती हैं, हमारी जो फोटोग्राफी होती है, असल में बोर्जवा आइडियालॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे देखिए टीवी के अंदर आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके के साथ मुख्तलिफ ब्रांड्स के एड्स आते हैं और किस किस तरीके से हमारा जहन बनाया जाता है, ठीक है, किस किस तरीके के साथ है। यानी हमें कि अब आप एग्जांपल ले लें, जैसे मिसाल के तौर पे अब हम लोग यानी फ़ास्ट फूड खाते हैं, ठीक है। अब फ़ास्ट फूड अक्सर खाने के लिए पिज़्ज़ा वगैरह ये चीज़ें हम खाते हैं, तो ये हम अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी आपको एनर्जी देने के लिए, अपने आपको फिजिकल फ़ायदा देने के लिए नहीं करते, बल्कि एक बोर्जवा आइडियालॉजी को फॉलो कर रहे होते हैं ना कि सोसाइटी में क्या होता है कि लोग खाते हैं तो इसलिए हमने भी खाना है, ठीक है। ये इसमें बात बताई गई है। अब आगे बच्चों चलते हैं। इसके बाद कहता है कि यानी जो फ़ोटो होती है ना,
कंप्लिसिटी बिटवीन द वोटर एंड द फोटोग्राफ, ठीक है। यानी वो कहता है कि यानी जब हम फ़ोटो देखते हैं ना, फ़ोटो जो होता है ना हमारे और वोटर के दरमियान, वोटर और कैंडिडेट के दरमियान एक मुफाहमत पैदा करती है, कंप्लिसिटी पैदा करती है। जैसे अब मिसाल के तौर पे जैसे देखें कि यानी जो है ना ये आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। फोटोजेनिक, लुक्स गुड इन द फोटो, यानी इस तरीके के साथ उसकी फ़ोटो खींची जाती है कि वो उसमें बड़ा अच्छा नज़र आता है। हीरोइज्ड का मतलब होता है एनिमेट लार्जर देन लाइफ, यानी फिगर, ठीक है। ऐसे मतलब पॉलिटिकल जो सियासतदान होता है उसकी इमेज ऐसे पेश किया जाता है कि जिस तरीके के साथ वो लार्जर देन लाइफ है, ठीक है। यानी बहुत ही आला है, ठीक है। जैसा है वैसा नहीं किया जाता, बल्कि उससे कई गुना आगे एग्जैजरेट करके किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको अगर इस बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो एक किताब है साइमुलेशन एंड साइमोलेक्रम, दिस इज़ रिटन बाय बोदरीला, एक फ्रेंच क्रिटिकल थेरिस्ट है, पोस्ट मॉडर्निस्ट है। तो उसकी किताब को पढ़ सकते हैं कि वो ये बताता है कि हाइपर रियलिटी कैसे पैदा की जाती है, ठीक है, मीडिया के ज़रिए, इन चीज़ों के ज़रिए, ठीक है। तो यहाँ भी ये बात बताने की कोशिश की जाए कि यानी जो इमेज होता है एक सियासतदान का, एक पॉलिटिशियन का, वो एक हीरोइज्ड कर दिया जाता है उसको, ठीक है, लार्जर देन लाइफ बयान कर दिया जाता है, ठीक है। यानी उससे क्या होता है, लोग उससे बड़ी जल्दी टेम्प्ट होते हैं। आप देखते हैं ना आज के दौर में तो इस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है, पहले ज़माने में तो मुश्किल होगा ना, ठीक है। अब इसलिए बहुत ज़्यादा आसान है, अब सोशल मीडिया का दौर है। तो आप देख सकते हैं, रील्स को आप देख लें फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आप देख सकते हैं, आप व्हाट्सएप के स्टेटस को देख सकते हैं, किस किस तरीके के साथ हम स्टेटस लगाते हैं अपने लीडर्स, अपने जो सियासतदान वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे, इसका मकसद कहने का कि ये सारी चीज़ें हमें असल में जो क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड होता है ना, उससे हमें महरूम कर देती हैं, ठीक है। यानी हम इस हद तक उनसे फैसिनेट हो जाते हैं कि हम असल में जो चीज़ होती है उसके पीछे जो पसे पुश जो अज़ाइम होते हैं हम उसको नहीं परख सकते, ठीक है। ये चीज़ होती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि पाकिस्तान के अगर हवाले से हम बात करें तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, और मुख्तलिफ पार्टीज़ में लोग हमारे कोई किसी पार्टी से फैसिनेटेड है, कोई किसी से, ठीक है। लेकिन अगर हम इस आइडियालॉजी, इस हवाले से देखेंगे, जैसे माइथोलॉजिस के हवाले से, तो वो ये कहेगा, ये जो रोलन बाल, तो वो कहेगा कि आप ये देखेंगे कि यानी वो जो पार्टी है, पार्टी का आइडियालॉजी क्या है, उसके बाद फिर टीम है कि नहीं है, उसके पास फ्यूचर का प्रोग्राम है कि नहीं है। अब इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो ये हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड पैदा होगा। लेकिन हमारे यहाँ अगर क्या होगा, अगर हम सिर्फ शख्सियत परस्ती, तस्वीर को, फ़ोटोज़ को देख के अगर हम किसी का एनालिसिस कर लेंगे तो इसका मतलब हम बड़ी सतही किस्म की अंडरस्टैंडिंग हम रख रहे हैं। तो ये इस ऐसे को पढ़ने का हमारा मकसद है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये बताता है कि डिफरेंट टाइप्स की जो होता है ना फ़ोटोज़ होते हैं, ठीक है ना, कैंडिडेट्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कि यानी इसको आगे मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद कहता है कि इसका की आइडिया उसने दिया है कि फोटोग्राफी कॉन्स्टिट्यूट्स हियर आ वेरिएबल ब्लैकमेल बाय मीन्स ऑफ मॉरल वैल्यूज, कंट्री, आर्मी, फैमिली ऑनर, रेकलेस हीरोइज्म, ठीक है। कि फोटोग्राफी के जरिए क्या किया जाए, लोगों को असल में जो होता है ना, लोगों को यानी उनके माइंड को कंट्रोल किया जाता है, उनको एक जो होता है ना एक लिहाज से ब्लैकमेल किया जाता है। ब्लैकमेल के मींस कौन से होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ को ले आए जाते हैं, कंट्री को ले आते हैं, फैमिली को ले आते हैं, ठीक है। यानी उसके ऊपर क्योंकि आप सवालात ना उठाओ, रिलीजन को ले आया जाता है, ठीक है। तो ये की आइडिया है इसका कि यानी फोटोग्राफ के जरिए किस किस तरीके के साथ हमें ये किया जाता है। अब इसके बाद आगे स्टूडेंट देखिएगा, कहते हैं दिस कन्वेंशन ऑफ फोटोग्राफी मोर ओवर ऑल देमसेल्फ रिप्लीट विद साइंस, यानी फोटोग्राफी के अंदर साइंस होते हैं। साइंस के बारे में आपको पता है कि एक जो यानी लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ साइंस, ससोर ने भी कहा था ना कि लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ साइंस, साइंस इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, वन इज अ सिग्निफायर एंड द अदर इज सिग्निफाइड, ठीक है। अब इसमें देखें मुख्तलिफ तरीके से फ़ोटो बनवाई जाती हैं। फुल फेस फोटोग्राफ होती है, 3 क्वार्टर फोटोग्राफ होते हैं। कहते हैं जिस तरीके से फुल फेस बनाई जाती है ये रियलिस्टिक आउटलुक को रिप्रेजेंट कर रही होती है, 3 क्वार्टर किसी और मतलब आइडियलिस्टिक को कर रही होती है। ये आप खुद आप पढ़ लीजिएगा, इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इसमें बताया जाए। अब इसके अंदर देखिए टाइटल इसके माइथोलॉजीज, माइथोलॉजीज का मतलब क्या होता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ मिथ्स, ठीक है। तो वो ये बताता है कि अब मिथ क्या चीज़ होती है, मिथ एक चीज़ कंस्ट्रक्टेड होती है ना, तो वो व्हाट ही इज़ ऑफ द ओपिनियन इज दैट कि जस्ट एज मिथ्स आर कंस्ट्रक्टेड, इस तरह हमारे अपने मुआशरे के अंदर यानी इंस्टीट्यूशन के ज़रिए, हमारे इदारों के ज़रिए, हमारे यानी मुख्तलिफ यानी पॉपुलर कल्चर के ज़रिए मुख्तलिफ किस्म की जो मिथ्स होती हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उनको ऐसे पेश किया जाता है, ऐसे पेश किया जाता है कि जैसे कोई नेचुरल है, ठीक है। तो अज़ीज़ तुलबा व तलबात, इस ऐसे को पढ़ने का मकसद यही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, कि हम सिर्फ अपीयरेंसेस ऑफन डिसेप्टिव हमने पढ़ा हुआ है ना, ठीक है, कि ज़ाहलदारी हमेशा आमतौर पे धोखा देती है हमें, ठीक है ना। ज़ाहलदारी जो होती है, अपीयरेंस इज ऑफन डिसेप्टिव, यानी ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ जो होता है ना, मतलब मिसाल के तौर कि आप हर चीज़ को जज्बाती या हर चीज़ को एक
यानी इस अंदाज से ना परखने की कोशिश करें, बल्कि अगर हमने हर चीज़ को देखना है ना तो हम ये देखें उसके पीछे क्या चीज़ें होती हैं। आप स्टूडेंट, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, एक प्लेटो की किताब है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक के अंदर उसका आता है द एलिगरी ऑफ द केव। द एलिगरी ऑफ केव को आप लाजमी उसके ऊपर आप लेक्चर सुन सकते हैं यूट्यूब के ऊपर या गूगल से पढ़ सकते हैं। उसके अंदर बड़े अच्छे तरीके के साथ बताया गया होता है कि असल नॉलेज क्या होता है और जो शेडो के ऊपर मबनी जो नॉलेज है तो वो क्या होता है। यानी हम भी आम तौर पर ज़िंदगी में ऐसा ही करते हैं कि हम आम तौर पर ना अपने ज़िंदगी में शेडोज़ को हम रियलिटी समझ जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इस चीज़ को लाजमी देखिए कि इसमें ये लाजमी बताया गया है कि किस तरीके के साथ जो होता है ना कि सिंबल्स होते हैं। ठीक है, यानी एक जो साइंस होता है, साइंस के अंदर डीपर मीनिंग होता है, डीपर मीनिंग को फिर कल्चर के ज़रिए, इंस्टीट्यूशन के ज़रिए कैसे कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, इस हवाले से आप इसको समझ सकते हैं। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि दोबारा आप इसको टेक्स्ट को लाजमी पढ़े अच्छे तरीके के साथ। थैंक यू सो मच।